Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 15th chapter of 12th history, framing the constitution. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. पहले के टू पार्ट्स में हमने रीड आउट किया था द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इन पार्ट्स को आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं डिफाइनिंग राइट्स. राइट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाए कि किसके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, कितने राइट्स होने चाहिए, माइनॉरिटीज के पास कितने राइट होने चाहिए, एक्चुअल में माइनॉरिटीज कौन है, या वो लोग जो संख्या में कम है, या फिर वो लोग जिनको पूरी तरह से डिप्रेस किया गया है, ओप्रेस कर दिया गया है, कौन एक्चुअल में माइनॉरिटीज हैं. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं असेंबली के सामने आ रहे थे. अब किस तरह से इन क्वेश्चंस को हल किया गया, इनका सॉल्यूशन निकाला गया और आगे इसके ऊपर किस तरह से वर्क किया गया, वो सारी चीजें इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू बी डिफाइंड. इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाए. एक्चुअल में कौन से स्पेशल राइट्स होने चाहिए उन लोगों के पास जो ओप्रेस कर दिए गए हैं. सही में माइनॉरिटीज कौन है, हु इन फैक्ट कुड बी डिफाइंड एज ए माइनॉरिटीज. ये सारी की सारी चीजें असेंबली के सामने आ रही थी. ठीक है, अब जब असेंबली के सामने ये सारी की सारी चीजें आई तो इनके आंसर्स भी जो हैं वो एक कलेक्टिवली शेयर्ड आंसर्स नहीं मिले. अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस थे और इन्हीं ओपिनियंस में बहुत सारे एनकाउंटर्स भी हुए, बहुत सारी स्पीसीज भी हुई. ठीक है, नेहरू जी ने अपने रेजोल्यूशन में कहा था कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, विल ऑफ द पीपल, लोगों की क्या सोच है. हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाना है कि वो लोगों के पैशन दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मैसेज उसको फुलफिल कर सके. लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं था. जैसे ही इंडिपेंडेंस एंटिसिपेट हुई तो डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों ने अपनी विल को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था. डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स सामने आ रही थी. दिस वुड हैव टू बी डिबेटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज वुड हैव टू बी रिकनसाइल्ड. और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. लेकिन फिर भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इकट्ठा करके रिकनसाइल करके किसी न किसी एक सॉल्यूशन पर तो पहुंचना ही था. ओके, तो वो सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचे, किस तरह से डिबेट्स हुई, वही सब कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट्स की प्रॉब्लम्स क्या थी. हमें पता है 1946 में मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी. सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड के बाद वो धीरे धीरे जो है अपने सेपरेट प्लेस की डिमांड पर आ गए थे और इस तरह से हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ. लेकिन जब असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन की बात चलने लगी, पॉलिटिकल सिस्टम की बात चलने लगी कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर से एक बार फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड आना शुरू हो गई थी. 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जो कि मद्रास से थे, उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू करने के लिए. उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज जो है इस लैंड पर हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं. बहादुर ने कहा कि हम इनको किसी तरह से भी अलग नहीं कर सकते हैं. दे कुड नॉट बी विश्ड अवे, और ना ही उन्हें इरेज किया जा सकता है, उनका जो एग्जिस्टेंस है ना ही उनको इरेज किया जा सकता है. सो हमें एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है जहां पर माइनॉरिटीज हार्मनी के साथ रह सके, जो दूसरे कम्युनिटीज के साथ उनके डिफरेंसेस हैं वो मिनिमाइज किया जा सके. और ये मिनिमाइज तभी हो सकता है जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, उनके अलग से पॉलिटिकल सिस्टम हो, उनकी आवाज़ों को सुना जाए, उनके व्यूज़ को समझा जाए. और ये सारी की सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हो सकती हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट से ही पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसा बहादुर का कहना था. ओके, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की आवाज़ को नॉन मुस्लिम्स कभी नहीं समझ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स कभी नहीं समझ पाएंगे कि मुस्लिम्स की क्या फीलिंग है. बहादुर यही फील करते थे कि एक मुस्लिम लीडर ही एक दूसरे मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. नॉन मुस्लिम कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है. सो इस तरह से बहादुर ने माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज का उनका कहने का मीनिंग यहाँ पर ये था कि जितने कम संख्या में लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं. ओके, मुस्लिम क्योंकि बहुत कम संख्या में रह गए थे पार्टीशन के बाद, सो मुस्लिम अब माइनॉरिटीज में ही रह गए थे. तो उनका कहना था कि इन माइनॉरिटीज के लिए जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स होने चाहिए. ओके, अब इस डिमांड पर असेंबली में जो नेशनलिस्ट थे, जो मोस्टली नेशनलिस्ट थे, उनमें एंगर और डिसमे हुआ. एंगर हुआ, डिसमे हुआ, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए.
उन्होंने यही कहा और इस चीज़ को लेकर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारे लोगों ने इस ऑफर के अगेंस्ट में ही डिमांड रखी। मोस्टली नेशनलिस्ट ने ये कहा कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बोया हुआ बीज है। ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बीज को बोया था। आगे जो है आर.वी. धुलेकर टोल्ड बहादुर, आर.वी. धुलेकर ने बहादुर जी को कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस तरह से हमारी कंट्री को डिवाइड करना चाहते थे और अब वो तुम्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें मिसगाइड करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तुरंत इस डिमांड को छोड़ दो। इस डिमांड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इस डिमांड को रखेंगे तो हमारा कंट्री जो है फिर से क्या हो जाएगा, पार्टीशन उसका हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट फ्रीक्वेंटली ओपोज टू द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो पार्टीशन हमारी कंट्री का हुआ था ना, उसकी वजह से नेशनलिस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बिल्कुल भी डिमांड में नहीं थे, बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस डिमांड को किसी तरह से माना जाए। जैसे ही उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात सुनी बहादुर के मुंह से, उन्हें एकदम से वही सिविल वॉर, रियॉट्स, वायलेंस, ये सारी चीजें याद आ गई। जो सारी चीजें पहले भी हुई थी पार्टीशन के टाइम पर, सेम वही सारी चीजें याद आई। उन्होंने कहा, आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड है ना, ये एक ऐसा पॉइजन है जो हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में पूरी तरह से फैल चुका है और ये हमारी कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही फिर से हमारी कंट्री में पार्टीशन हुआ, अलग से इलेक्टोरेट्स बने, तो फिर से हमारी कंट्री में वही ब्लड शेड होगा, हमारी कंट्री फिर से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे? क्या आप फिर से वही ट्रेजिक पार्टीशन हमारी कंट्री में चाहते हैं? क्या आप डू यू वॉन्ट पीस इन दिस लैंड? क्या आप इस लैंड पर शांति नहीं चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो तुरंत इस डिमांड को छोड़ दो। मीन्स बहादुर ने जैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को रखा, जितने भी असेंबली में लीडर्स थे, मोस्टली लीडर्स ने उनकी इस डिमांड को पूरी तरह से अपोज कर दिया था। ओके, वो कोई भी जो है उसके फेवर में नहीं था। The British element is gone, but they have left the mischief behind. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी स्पीच में कहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है, इसको तुम्हें बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इसका तो मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर अस। हम बहुत लंबे टाइम से ये सुनते आ रहे हैं, सालों से ये सुनते आ रहे हैं और इसके रिजल्ट को भी देख चुके हैं। रिजल्ट क्या निकला कि अब हमारा जो नेशन है वो एक सेपरेट नेशन बन गया है। वो आगे कहते हैं कि क्या आप मुझे एक भी ऐसी फ्री कंट्री दिखा सकते हैं जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो? अगर आप मुझे ऐसा दिखाते हैं तो मैं आपको इस चीज के साथ अग्री करता हूं और हम जो है इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को पूरी तरह से मान भी लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं तो आप इस चीज को भूल जाइए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनने के बाद हमारी कंट्री फिर से जो है डिवाइड हो जाएगी। हमारी कंट्री का डिवीजन ही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा और ये जगह फिर हमारे रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आगे वो कहते हैं कि ये सिर्फ अकेले मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि हम सबके लिए अच्छा है। हमें अब पास्ट को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री फिर से एक यूनाइटेड कंट्री बन जाएगी। ब्रिटिशर्स ये जो है एलिमेंट्स, ये बीज हमारे दिमाग में बो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से चले गए, लेकिन ये जो बीज है, ये जो एलिमेंट है, वो अभी भी हमारे दिमाग में है। हमें इस चीज से बाहर निकलना है और जितना जल्दी हो सके उस चीज से बाहर निकलना है। दे वॉन्टेड इट फॉर देयर इजी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से इजी हो जाए। जब उन्होंने ये एलिमेंट, ये बीज हमारे दिमाग में बोया, तो उन्हें ये नहीं फील हो रहा था कि वो बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें तो लग रहा था कि अब बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाला है, इसीलिए उन्होंने हमारी लोगों के बीच दिमाग में इस एलिमेंट को डाल दिया था। दैट इज ऑल राइट, खैर उसे जाने दो जो हुआ, लेकिन अब जो है हमें उनकी चीजों को फॉलो नहीं करना है। वो यहाँ से चले गए हैं, अब हमें उस बात को फिर से याद नहीं करना है। ओके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहे गए। आगे गोविंद बल्लभ पंत भी इस चीज को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है वो सिर्फ माइनॉरिटीज, हमारे नेशन के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज के लिए भी हार्मफुल है।
वो कहते हैं कि मैं बहादुर जी की इस बात से अग्री करता हूँ कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जहाँ पर सभी सेक्शंस के लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहें, सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट हो, सभी के पास सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और सभी के पास मटेरियल जितनी भी वांट्स उनके जितनी भी नीड्स होती हैं, मटेरियल नीड्स के साथ साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की सेंस को भी कंप्लीट करे। लेकिन जो है मैं ये नहीं चाहता कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने तो ये जो माइनॉरिटीज हैं ये पूरी तरह से हमसे अलग हो जाएंगे, हम इनकी एस्पायरेशंस को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये जो डिमांड है ये एक सुसाइडल डिमांड है, मतलब कि ये डिमांड एक सुसाइड करने के जैसे है, जो परमानेंटली माइनॉरिटीज को आइसोलेट कर देगी, ओके, उनको पूरी तरह से अलग थलग कर देगी, और गवर्नमेंट में वो कभी भी इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज, ये गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा 27 अगस्त 1947 को ही कहे गए थे। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग है ये एक सुसाइडल डिमांड है, ये माइनॉरिटीज को पूरी तरह से मार देगी, उन्हें जो है एक ट्रमेंडस बहुत ज़्यादा हार्म्स, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इसकी वजह से वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाएंगे, फिर कभी भी वो जो है मेजॉरिटीज के साथ नहीं मिल पाएंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनने के बाद वो जो अपने नए जीवन की स्टार्टिंग करेंगे ना, वो क्रिपल होकर स्टार्टिंग करेंगे, मतलब अपंग होकर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास अब और कुछ भी नहीं रहेगा। उनके डिजायर्स क्या होंगे हम नहीं समझ पाएंगे। आगे वो पूछते हैं बहादुर जी से, क्या हम यही चाहते हैं, क्या हमारे यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा नेशन फिर से डिवाइड हो जाए, क्या हम जो है एक ग्रेट इंटीग्रल नेशन का पार्ट नहीं बन सकते हैं, जहां पर सभी लोग इकट्ठे मिलकर रहें, जहां पर सभी की इंस्पायरेशंस का ध्यान में रखा जाए और सभी कम्युनिटीज इकट्ठा मिलकर रहें। ये जो माइनॉरिटीज हैं उनकी डिमांड को, उनके एस्पायरेशंस को रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज के द्वारा समझा जाए। तो वो आगे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने, क्योंकि इसकी वजह से ये माइनॉरिटीज जो है वो पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी आर्गुमेंट्स हो रहे थे उन सब के पीछे एक ही कंसर्न था, हमारे नेशन को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाना। In order to build the political unity and force of a nation, every individual had to be modeled into a citizen of the state. वो कहते हैं कि हमें जो है पॉलिटिकल यूनिटी बनाने के लिए और एक यूनाइटेड स्टेट बनाने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल को एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट मोल्ड कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम क्या सोचते हैं, जब भी हम सोचते हैं तो हम एक सिटीजन बनकर नहीं सोचते हैं, हम एक कम्युनिटी बनकर सोचते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी के पास राइट्स नहीं है, हमारी कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। लेकिन क्या हम कभी इंडिविजुअल बनकर नहीं सोचेंगे? हमें इंडिविजुअल बनकर ही सोचना चाहिए और एक सिटीजन को ही ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, हाँ हो सकता है कि भाई इन कम्युनिटीज जो हैं उनके अलग से कल्चर वैल्यूज हो, कल्चर एथिक्स हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से उनके इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए। हर एक सिटीजन को अपने राइट्स, उसके राइट्स दिए जाने चाहिए और उसके बदले में हर एक सिटीजन को स्टेट के प्रति लॉयल भी होना चाहिए। तभी हम मिलकर एक रियल, एक यूनाइटेड स्टेट को बना सकते हैं। ओके, आगे पंत जी ऐड करते हैं, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज सिटीजन दैट मोस्ट काउंट। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सिटीजन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एक इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी है, ये एक पिरामिड होती है और पिरामिड में सबसे ऊपर प्लेस पर होता है सिटीजन, एक इंडिविजुअल, और उसी के नीचे सारी की सारी सोसाइटी बनती है। सो हमें पिरामिड का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और तभी मिलकर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग स्टेट को फॉर्म करें। ठीक है, सभी मुस्लिम्स भी जो है इस डिमांड को नहीं मान रहे थे, इस डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बेगम एजाज रसूल, उनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे हो गए तो वो पूरी तरह से हमें डिस्ट्रक्ट कर देंगे, माइनॉरिटीज को पूरी तरह से मेजॉरिटी से पूरी तरह से अलग कर देंगे। ठीक है, तो 1949 तक आते आते मोस्टली मुस्लिम मेंबर्स जो थे असेंबली के वो भी इस चीज के साथ अग्रीड हो गए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो सही नहीं है, इसकी वजह से माइनॉरिटीज जो है मेजॉरिटी से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और उनकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि
देखिए, पहले मुस्लिम लीग के द्वारा भी इलेक्टोरेट्स की ही डिमांड की गई थी, धीरे धीरे वो लैंड में चेंज हो गई थी और फिर वो अलग हो गई। क्या आज हम पाकिस्तान की किसी बात को सुन रहे हैं या फिर वहां पे रहने वाले मुस्लिम्स की किसी बात को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। इन सभी लीडर्स का जो ये असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यही कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से मुस्लिम्स की, पाकिस्तान के लोगों की बात अब हम नहीं सुन रहे हैं, अगर इसी तरह से यहाँ पर फिर से माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए जाएंगे तो वो सोसाइटी से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, वो कभी हमारे साथ मिंगल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस डिमांड को कोई भी अग्री नहीं कर रहा था। ओके, सबका इसके पीछे कंसर्न क्या था कि हमें हमारे नेशन को एक यूनिफाइड नेशन बनाना है। ओके, वी विल नीड मच मोर देन द रेजोल्यूशन। ये एनजी रंगा के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि हमें रेजोल्यूशन से कुछ ज्यादा की जरूरत है। रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था असेंबली में, उससे ज्यादा की हमें जरूरत है। एनजी रंगा इस बारे में क्या कहते हैं? एनजी रंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन हमें जो है इससे ज्यादा जरूरत है। अगर हमें माइनॉरिटीज की इकोनॉमिक टर्म्स या उनकी सोशल टर्म्स हैं उन्हें ऊपर उठाना है तो हमें रेजोल्यूशन की ज्यादा जरूरत है। वो कहते हैं कि रियल माइनॉरिटीज हैं कौन? एक्चुअल में रियल माइनॉरिटीज पुअर और डाउन ट्रोडन लोग हैं। ठीक है, जो लोग संख्या में कम है वो रियल माइनॉरिटीज नहीं है। कौन है? हमारी कंट्री में रहने वाले जो पुअर और डाउन ट्रोडेड लोग हैं वही माइनॉरिटीज हैं। ही वेलकम द लीगल राइट्स। वो कहते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लीगल राइट्स लोगों को दिए जा रहे थे उनको वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इंडिविजुअल्स की लिमिट्स की तरफ भी पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ओपिनियन में ये सारी चीजें जो ये लीगल राइट्स लोगों को दिए जा रहे हैं तब तक मीनिंगलेस हैं जब तक कि पुअर पीपल इनको अच्छी तरह से समझ ना ले। गांव में रहने वाले लोगों को जब तक ये ना समझ में आ जाएगा कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जीवित रहने के, एम्प्लॉयमेंट के, मतलब कोई भी काम वो कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग्स करने के, कॉन्फ्रेंसेस के, एसोसिएशंस के, सिविल लिबर्टीज के, उन सब के पास, इन सब चीज़ों के उनके पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। जब तक ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आएगी तब तक यहाँ पर लिखने की का मीनिंगलेस ही रहेगा। हमें ज़रूरत है, ये असेंशियल, हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर इन राइट्स को इफेक्टिवली लोगों के द्वारा एंजॉय किया जा सके। इन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉप्स की ज़रूरत है, मतलब सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक लेडर की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जमींदारों द्वारा ये जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं उनको पूरी तरह से दबाया जा रहा था। ठीक है, अभी तक भी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट्स लोगों को दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता था कि ये सारे के सारे अधिकार उनके पास हैं, कि वो इन जमींदारों की स्लेवरी को छोड़कर अपना खुद से कोई काम कर सकते हैं। ओके, तो रंगा जी यही कहते हैं कि जब तक लोगों को इस बात का पता नहीं चलेगा तो वो मीनिंगलेस ही रहेगी। द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। रंगा जी कहते हैं अपनी स्पीच में, वो कहते हैं कि हमारी कंट्री के जो रियल माइनॉरिटीज हैं वो हमारी कंट्री के मासेस हैं, यहाँ पर रहने वाली जनता है। नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करते हुए, नेहरू जी को इंट्रोड्यूस करते हुए रंगा जी कहते हैं कि सर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन रियल माइनॉरिटीज़ कौन है? वो हिंदू और सिख जो कि पाकिस्तान प्रोविंसेस में रहते हैं, या फिर वो मुस्लिम जो इंडियन प्रोविंसेस में रहते हैं। कौन है रियल माइनॉरिटीज़? एक्चुअल में रियल माइनॉरिटीज़ यहाँ पर रहने वाली मासेज हैं, जनता है, वो जनता जिसको बहुत लंबे टाइम से डिप्रेस, ओप्रेस और सप्रेस किया जा रहा है, वो जनता जिनके पास ऑर्डिनरी सिविल राइट्स नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन? क्या पोजीशन है इनकी? क्या आप कभी ट्राइबल एरियाज में गए हैं? ट्राइबल एरियाज में जाकर देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये लॉ तो बना दिया गया था कि कोई किसी की जमीन नहीं ले सकता है, और ट्राइब्स के ट्रेडिशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी यही है कि ट्राइब्स की कोई भी जमीन को ले नहीं सकता है, लेकिन मर्चेंट्स वहां पर जाते हैं, उनकी जमीन को छीनते हैं, उनको स्लेव्स बनाते हैं, इसके साथ साथ उनको हेरिडिटरी स्लेव बनाते हैं कि भाई हाँ, उनके बाद उनके बच्चे भी इन मर्चेंट्स के स्लेव बने रहेंगे। क्या आप विलेजेस में ऑर्डिनरी विलेजर्स से मिले हैं?
वहाँ पर मनी लैंडर्स गांव में जाते हैं, उनके पॉकेट्स में कुछ मनी डालते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्हें कुछ पैसे उधार देते हैं इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगता है, ये जो लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स, जमींदार्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं कि ये पूरी तरह से कभी भी ये विलेजर्स जो है इस इंटरेस्ट को, इस पैसे को चुका नहीं पाते हैं। पुअर विलेजर्स को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके पास एजुकेशन का कोई राइट नहीं है। सो वो कहते हैं कि पुअर माइनॉरिटीज़ तो ये लोग हैं, और इसीलिए हमें इन लोगों को ये समझाना होगा कि इनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। इसीलिए हमें जो है रेजुलेशन से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ लिखना नहीं है, उन्हें समझाना भी है। और जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे रेजुलेशन बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। आगे रंगा जी जो इंडियन मासेस के बीच में और असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में जो गल्फ है, जो खाई है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुम आर वी सपोज टू रिप्रेजेंट, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के ऑर्डिनरी मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन असेंबली में बैठा हुआ कोई भी एक पर्सन क्या उन मासेस से बिलोंग करता है? नहीं। जिनके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या उनमें से कोई भी एक पर्सन यहाँ पर है? क्या आपको नहीं लगता कि असेंबली में उन लोगों को भी शामिल होना चाहिए? हाँ, इस चीज़ में टाइम लगेगा, लेकिन मीनवाइल हमें उनके ट्रस्टीज, उनके कंपेनियंस बन के उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, वन ऑफ द ग्रुप मेंशन्ड बाय रंगा, द ट्राइब्स हैड अमंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू असेंबली। एक और ग्रुप जिसको रंगा ने मेंशन किया वो था ट्राइबल्स। उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी असेंबली में होने चाहिए, और ट्राइबल्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एक गिफ्टेड ओरेटर थे, जयपाल सिंह, उन्होंने असेंबली में क्या बोला अपने कास्ट के लिए? वो कहते हैं कि मैं आपके इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम करता हूँ। एक्चुअली जयपाल सिंह एक ट्राइबल थे और बहुत ही गिफ्टेड ओरेटर थे, बहुत अच्छे से वो अपनी बातों को कहते थे। वो क्या कहते हैं अपनी स्पीच में? एक आदिवासी होने के साथ, एज एन आदिवासी, आप सभी लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैं रेजोल्यूशन की ये जो लीगल इंट्रिकेट्स हैं उनको समझ पाऊँ, लेकिन मुझे ये लगता है, माई कॉमन सेंस टेल्स मी, लेकिन मेरी कॉमन सेंस मुझे बताती है कि हम सभी जो है फ्रीडम के लिए इकट्ठे होकर एक साथ लड़े थे। जब हम वहाँ पर इकट्ठे होकर एक साथ लड़ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? वो कहते हैं कि सर, अगर रियल में इंडिया लोगों में से किसी सोसाइटी को बहुत बुरी तरीके से शैबली ट्रीट किया गया है तो वो मेरे लोग हैं। हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट किया जाता है, हमें 6000 सालों से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो कंटिन्यू हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और ये जो नॉन ट्राइब लोग हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हालांकि हमने इसके लिए रेबेलेंस भी किए हैं, डिसऑर्डर भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया जा रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। वो कहते हैं, नेहरू जी, मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से आपने रेजोल्यूशन दिया कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, लोगों की विल को समझा जाएगा, लोगों के एस्पायरेशंस को समझा जाएगा, उनकी नीड को समझा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये चैप्टर सच में हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी वजह से सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अब किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अब सिंह ने जो ट्राइब्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही एलोक्वेंटली वे से बोले, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोले। उन्होंने ट्राइबल्स की कंडीशंस को बताया कि किस तरह से जनरल पॉपुलेशन के सामने उनकी कंडीशन है। वो आगे कहते हैं कि इनकी कंडीशन को हमें कम अप करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। ट्राइब्स जो है नंबर में माइनॉरिटीज नहीं है, वो कहते हैं कि हम नंबर में माइनॉरिटीज नहीं हैं, लेकिन हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, हमें अपने प्लेसेस से हटाया जा रहा है। जिन प्लेसेस पर, जिन फॉरेस्ट में हम रहते हैं, जो पास्चर्स हमारे पास थे, वहां से हमें हटाकर अपने नए घरों की सर्च के लिए भेजा जा रहा है। हमें प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझा जा रहा है। प्रिमिटिव मतलब आदि मानव हमें समझा जा रहा है। रेस्ट ऑफ द सोसाइटी हमारे साथ मिंगल होने के लिए तैयार नहीं है।
आगे सिंह एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देते हुए कहते हैं कि हम जो ये फिजिकल डिस्टेंस है इसको हमें सोसाइटी से अलग कर देना चाहिए। हम जो है आप लोगों को, आर पॉइंट इज दैट यू हैव टू मिक्स विद अस। हमारा पॉइंट है कि आप लोगों को हमारे साथ मिक्स होना चाहिए। हम आप लोगों के साथ मिक्स होने के लिए विलिंग है, लेकिन आप विलिंग नहीं है। आगे वो कहते हैं सिंह जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये फील करते हैं कि लेजिस्लेचर में ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझना चाहिए, उनके व्यूज़ सुनने चाहिए और उनकी जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ये दूरियां कम हो जाएंगी तो लोग जो हैं हमारी आवाज़ सुनने के लिए कंपेल हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, और इसी तरीके से हम जो है ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ट्राइबल्स का जो है रेस्ट ऑफ सोसाइटी के साथ मिंगल कर सकते हैं, उनके इस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ओके, वी वर स्प्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हमें जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से स्प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। हाउ आर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्रेस्ड कास्ट, ऐसी कास्ट जिनको दबाया जा रहा है, उनके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किस तरह से डिफाइन किए गए। नेशनल मूवमेंट के दौरान जो है अंबेडकर जी ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया। उन्होंने ये आर्ग्यू दिया कि अगर तुम सेपरेट इलेक्टोरेट्स तुम्हारे बन जाएंगे तो तुम पूरी तरह से परमानेंटली जो है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से सेग्रेट हो जाओगे। ओके, अब असेंबली ने किस तरह से इस ऑपोजिशन को रिजॉल्व किया, किस तरह से डिप्रेस्ड कास्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, ये सारी चीजें इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। Some members of the depressed caste emphasize that the problem of untouchables. Depressed caste के कुछ members ने किस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज किया, अनटचेबल्स की प्रॉब्लम्स को एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी डिसेबिलिटीज क्यों है, इसका रीजन है सोशल नॉर्म्स और मोरल वैल्यूज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। जो ये कास्ट सोसाइटी की सोशल नॉर्म्स और मोरल वैल्यूज है ना, इसी की वजह से हमारे अंदर डिसेबिलिटीज आई हुई हैं। हमारी सर्विस को सोसाइटी के द्वारा यूज किया गया, हमारे लेबर को यूज किया गया, लेकिन हमसे जो है एक सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा गया। हमें उनके साथ मिक्स होने से हमेशा रिफ्यूज कर दिया गया, मतलब कभी भी वो हमारे साथ मिक्स नहीं हुए, कभी हमें टेम्पल्स में एंट्री नहीं करने दी गई। हम बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहे हैं, लेकिन अब जो है और ज्यादा सफर करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। ये सारी बातें किसने कही थी, जे नगप्पा फ्रॉम मद्रास से जे नगप्पा ने ये सारी बातें कही थी। वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नो हाउ टू असर्ट आवर सेल्फ। वो कहते हैं कि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल गया है, हमें ये भी पता चल गया है कि हमें अपने अधिकारों को कैसे मनवाना है, हमें अपनी बातों को कैसे मनवाना है। नगप्पा पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि हम न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज नहीं है, मतलब नंबर में हम कम नहीं है, हम टोटल पॉपुलेशन का 20 से 25% है, लेकिन हमारी सफरिंग्स के पीछे रीजन यही है जो भी सोसाइटी में सिस्टम चला आ रहा है। इसकी वजह से हमें इनसिग्निफिकेंस, हमारी इनसिग्निफिकेंस न्यूमेरल की वजह से नहीं है, सोसाइटी के सिस्टम की वजह से है, जहां पर हमें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। हमारे पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई शेयर नहीं है। ये सारी चीजें कौन कहते हैं, के जे खंडेलकर जी असेंबली को एड्रेस करते हुए ये सारी बातें कहते हैं। एड्रेस करते हुए आगे वो क्या कहते हैं, हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से स्प्रेस किया गया है, बहुत ज्यादा स्प्रेस किया गया है, और इतना ज्यादा स्प्रेस कर दिया गया है कि अब हमारे बॉडी, माइंड्स, हार्ट्स सब ने काम करना बंद कर दिया है। अब तो हम आगे चलने के लायक भी नहीं रहे हैं, यही हमारी पोजीशन हो गई है। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस अंबेडकर जी ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को खारिज कर दिया था। अब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को नहीं रखा था। फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया था। हिंदू टेम्पल्स सभी कास्ट के लिए खोल दिए गए थे, और लेजिस्लेचर में जॉब, गवर्नमेंट जॉब में डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, लोवेस्ट कास्ट के लिए जो है रिजर्वेशन की गई थी, उनके लिए रिजर्व सीटें रखी गई थी। माई रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आगे
अंबेडकर कहते हैं कि ये सारी चीजें करने से भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सोल्व किससे होगी? जब सोसाइटी का माइंड सेट, उनका एटीट्यूड चेंज होगा, तभी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। जब सोसाइटी में हाई कास्ट के लोग हैं वो जब समझेंगे कि भाई हाँ, लो कास्ट के, लोएस्ट कास्ट के लोग भी सेम वैसे ही फीलिंग्स, वैसे ही एस्पायरेशंस, वैसे ही विल, वैसे ही नीड रखते हैं, तभी जो है इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तभी हम सोसाइटी में पूरी तरह से मिंगल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ओके, और तभी जो है हम एक डेमोक्रेटिक पब्लिक स्टेट को वेलकम भी कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स असेंबली के सामने आ रही थी कि किसको कौन से राइट्स दिए जाने चाहिए, माइनॉरिटीज, एक्चुअल माइनॉरिटीज किसको समझा जाना चाहिए, वो लोग जो संख्या में कम है या फिर ऐसे लोग जिनको डिप्रेस, ओप्रेस और स्प्रेस किया जा रहा है। सो सारी बातों को पूरी तरह से डिबेट इनके ऊपर किया गया, डिस्कशन इनके ऊपर किया गया, और सारे डिस्कशन के बाद, लोगों की फीलिंग्स को समझने के बाद, ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे थे, कोई ट्राइबल से, कोई डिस्प्रेस कास्ट से, कोई लोवेस्ट कास्ट से, ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे थे, इन सब की बातों को सुनने के बाद असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स हुई, और इन्हीं डिबेट्स के बाद उनके ये राइट्स को जो है लीगली एक्सेप्ट कर दिया गया था। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस पार्ट। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.